हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में प्रोफेसर ट्रेवर को दिखाया जाता है, जो एक वोल्केनोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि वो ज्वालामुखी के ऊपर शोध करते हैं। उन्हें उनका एक दोस्त बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे भाई के लैब को अब बंद कर दिया जाएगा। ट्रेवर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो ट्रेवर को कहते हैं कि पिछले 10 सालों से तुम्हारा भाई लापता है। उनके बारे में हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमारे पास लैब के लिए किसी भी तरह की कोई भी फंडिंग नहीं है। ट्रेवर अपने घर आ जाता है, जहां उसके भाई की वाइफ अपने बेटे को उसके पास 10 दिनों के लिए छोड़ने के लिए आई थी। साथ ही वो ट्रेवर के भाई मैक्स का एक बॉक्स भी ट्रेवर को दे देती है। ट्रेवर जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसे बॉक्स के अंदर अपने भाई का सामान मिलता है और इसी में उसके भाई की एक किताब भी होती है, द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ट्रेवर उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर उसे उसके भाई की कुछ नोट्स दिखते हैं जो उसने अपने किताब में लिखे थे, जिसमें 3 जगह लिखी होती है। ये सब नोट देखने के बाद वो अपने भतीजे सॉन्ग को लेकर अपनी लैब में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन तीनों जगह को देखता है। वो देखता है कि ये वही जगह है जहाँ पर इन तीनों जगह का वातावरण ठीक वैसे ही होता है जैसा कि आज से 10 साल पहले था। अब ये कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि इन तीनों जगह के अलावा एक और ऐसी जगह होती है जहाँ पर ठीक इसी तरह का वातावरण होता है, और ये जगह होती है आइसलैंड। ट्रेवर भी अब आइसलैंड जाना चाहता है। वो अपने भतीजे सॉन्ग को बताता है कि तुम्हारे पिता और मैं हमेशा वोल्केनिक ट्यूब्स के बारे में रिसर्च करते थे। मुझे लगता है कि वो वही है। हालांकि वो अपने भतीजे सॉन्ग को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए दोनों के दोनों अब आइसलैंड पहुंच जाते हैं, जहां ये साइंटिस्ट के घर पर जाते हैं जो कि वोल्केनो पर रिसर्च करता है। पर दरवाज़ा उसकी बेटी खोलती है, जिसका नाम हना होता है। हना उनको बताती है कि उसके पिता 3 साल पहले ही इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। ट्रेवर उसे अपने भाई की वो किताब दिखाता है जिस पर उसे बहुत विश्वास था, द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा भाई यहाँ आने के बाद तुम्हारे पिता से ज़रूर मिला होगा। हना इस किताब को देखने के बाद अपने पिता की यही किताब निकालती है, और जब ये दोनों अपनी किताबें मिलाते हैं तो इन दोनों ने अपनी अपनी किताबों पर एक जैसे मार्क की होती है। हना इन दोनों को बताती है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस किताब में सेंटर ऑफ द अर्थ के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सब बिल्कुल सच है, और मुझे भी यकीन है कि इस धरती के नीचे कोई ना कोई ऐसी दुनिया है। ट्रेवर कहता है कि मैं उस ज्वालामुखी तक जाना चाहता हूँ। हना कहती है कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि चारों तरफ माउंटेन है। मैं एक माउंटेन गाइड हूँ, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँगी। और अगले दिन एक लंबा सफ़र तय करने के बाद ये तीनों के तीनों ज्वालामुखी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें वो यंत्र मिल जाता है जिससे ट्रेवर को इस लोकेशन के बारे में पता चला था, और ये 10 साल पहले उसके भाई ने लगाया था। और इससे पहले कि वो उसे खोलता, यहाँ पर वेदर खराब हो जाता है। हना और सॉन्ग गुफा के अंदर चले जाते हैं। ट्रेवर उस यंत्र को निकाल लेता है, पर ये बिजली को अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसीलिए ट्रेवर के चारों तरफ बिजली गिरना शुरू हो जाती है। हना उससे कहती है कि तुम्हें इसे फेंकना होगा। ट्रेवर अपनी जान बचाने के लिए उस यंत्र को फेंक देता है, और तभी बिजली गुफा के ऊपर गिरती है, जिससे गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। ये तीनों के तीनों अब अंदर फंस चुके हैं। हना इन दोनों को बताती है कि यहाँ पर बहुत पुरानी माइंस भी है, जहाँ पर अब किसी तरह का कोई काम नहीं होता। हमें उस माइंस तक पहुँचना होगा। ये तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उनके सामने बहुत गहरी खाई होती है। उस खाई से नीचे उतरने के बाद ये उस माइंस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ट्रॉली होती है। और अब इनको लगता है कि ट्रॉली से ये सब बाहर निकल सकते हैं। ये ट्रॉली में बैठ जाते हैं, और ट्रॉली अब बहुत स्पीड से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। एक जगह ट्रैक भी नहीं होता, लेकिन ये किसी तरह से उसे भी पार कर लेते हैं। जिस ट्रॉली में हना और ट्रेवर होते हैं, उसका ट्रैक खत्म हो जाता है। ये दोनों किसी तरह से उस ट्रॉली से कूद जाते हैं, और ट्रॉली आगे दीवार से टकरा जाती है। अब यहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है। ये देखते हैं कि दीवार से ट्रॉली टकराने के बाद उसमें एक छेद हो गया है, और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो ये पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हीरे होते हैं।
शॉन अपने बैग में बहुत सारे हीरे भर लेता है और तभी इन्हें कुछ छटकने की आवाज़ आती है। ट्रैवर समझ जाता है कि जिस जगह पर ये खड़े हैं वो ज्वालामुखी के अंदर पाए जाने वाले कांच से भी पतला है, जो कि जरा से भी हलचल से टूट जाता है। वो अपने भतीजे सॉन्ग को कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से निकलो, और जब सॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके बैग से एक हीरा गिरता है, जिससे पूरी की पूरी दीवार टूट जाती है और ये नीचे खाई में गिरना शुरू हो जाते हैं। कई मिनट तक गिरने के बाद भी ये नीचे तल तक नहीं पहुँचते, तो ट्रैवर इन्हें गिरते गिरते बताता है कि जूस की किताब में इसका भी वर्णन है। उसमें लिखा है कि ये खाई हज़ारों मील लंबी हो सकती है और जब आप इसके धरातल तक पहुंचोगे तो वहां पर एक वाटर स्लाइड आएगा और तभी कुछ मिनट बाद इन्हें पानी की बूंदें हवा में उड़ती हुई नजर आती है। इसके बाद वो वाटर स्लाइड में गिरते हैं, जहां से होते हुए ये तीनों के तीनों पानी की एक बहुत बड़ी कुंड में पहुंच जाते हैं। ये तीनों किसी तरह से पानी से बाहर निकलते हैं और तभी ये देखते हैं कि ऊपर आसमान में बहुत सारे पक्षी हैं जो इनकी ही तरफ आते हैं। हन्ना ट्रैवर से पूछती है कि क्या तुमने कभी इन पक्षियों को देखा है? सॉन्ग कहता है कि हाँ, म्यूजियम में, लेकिन ये धरती पर आज से 150 साल पहले पाई जाती थी। अब ये पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो चुकी है। तीनों के तीनों अब गुफा से बाहर आ जाते हैं और जब ये बाहर आते हैं तो पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी एक अलग दुनिया होती है। और ट्रैवर को समझ में आ जाता है कि उसका भाई और हन्ना के पिता बिल्कुल सही थे। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। ट्रैवर कहता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आया होगा और उसने सारी बातें जूस को बताई होगी, इसीलिए उसने किताब लिखी। यानी कि यहाँ से कोई ना कोई बाहर निकला है। अगर वो यहाँ से बाहर निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। और यहाँ पर इन्हें एक ट्री हाउस मिलता है और ट्री हाउस के पास जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ट्रैवर का भाई मैक्स आ रखा था। इन्हें उसकी डायरी भी मिलती है। वहीं बाहर हन्ना को दिखाया जाता है, जिसे वहाँ पर मैक्स की बॉडी मिलती है। वो ये बात ट्रैवर को और सॉन्ग को बताती है। ये दोनों के दोनों मैक्स की मौत से बहुत दुखी होते हैं। मैक्स के नोट से इन्हें पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर कभी भी 200 डिग्री तक पहुँच सकता है और इंसान 135 डिग्री के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। सॉन्ग कहता है कि यहाँ का टेम्परेचर 95 डिग्री है। ट्रैवर कहता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ का टेम्परेचर 82 डिग्री था, यानी कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अब मैक्स के नोट्स में लिखा होता है कि जूस की किताब के अनुसार मुझे इस ओशियन के नॉर्थ साइड से पार करना होगा, जहाँ पर गर्म पानी का एक झरना है जो कि उल्टा बहता है। अब ये एक नाव बनाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इससे पहले कि यहाँ का टेम्परेचर 135 डिग्री से ज़्यादा होता है, ये तीनों के तीनों अपनी नाव में यहाँ से निकल जाते हैं। नाव को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए उनके पास मैक्स का पैराशूट भी होता है, जिससे वो यहाँ नीचे तक आया था। यहाँ समुद्र में बहुत खतरनाक मछलियाँ भी होती है जो उनके ऊपर हमला कर देती है, पर तभी इसी समुद्र का एक बहुत बड़ा क्रिएचर आता है जो मछलियों को खाना शुरू कर देता है। ये अपनी नाव को मोड़ लेते हैं और तभी हवाएं इतनी तेज हो जाती है कि इनका पैराशूट जिस लकड़ी से बंधा होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। सॉन्ग पैराशूट की दोनों रस्सियों को पकड़ लेता है, पर वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो पैराशूट के साथ उड़ जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो किनारे पर होता है। वहाँ पर उसे वही बर्ड दिखती है जो उन्हें यहाँ पर सेंटर ऑफ द अर्थ में आने के बाद दिखी थी। उन्हीं में से एक बर्ड सॉन्ग को पहाड़ी दर्रों के अंदर ले जाता है, जहाँ पर सॉन्ग देखता है कि एक उड़ने वाला पत्थर है, यानी कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से अलग है। सॉन्ग समझ जाता है कि अगर यहाँ पर पत्थर उड़ सकते हैं तो यहाँ पर गर्म पानी का उल्टा बहता हुआ झरना भी होगा, लेकिन इस जगह को पार करने के लिए उसे बहुत गहरी खाई को पार करना होगा और पार करने का रास्ता सिर्फ वही उड़ते हुए पत्थर होते हैं। शॉन अपनी जान पर खेलकर उन पत्थरों से इस जगह को पार कर लेता है। वहीं ट्रैवर और हन्ना को दिखाया जाता है जो किनारे तक पहुंच चुके हैं और तभी हन्ना के ऊपर एक पौधा हमला करता है। वो अपनी टहनियों से उसका गला दबा रहा होता है, पर इससे पहले कि वो हन्ना को मारता, ट्रैवर उस पौधे को जड़ से उखाड़ देता है। वहीं सॉन्ग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां बहुत बड़े बड़े कंकाल होते हैं और अगले ही पल उस पर डायनासोर हमला कर देता है।
सॉन्ग चिल्लाता हुआ भागता है और पत्थरों के बीच में फंस जाता है, और इससे पहले कि डायनासोर उसे मारता, ट्रेवर जिसने कि उसकी आवाज़ सुन ली थी, वो पीछे से दीवार तोड़कर उसे निकाल लेता है। और तभी ये सब देखते हैं कि उनके सामने वही पानी का उल्टा बहता हुआ झरना है जहाँ से ये अब बाहर निकल सकते हैं। ये तीनों के तीनों उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। डायनासोर अभी भी इनके पीछे होता है। ट्रेवर समझ जाता है कि जिस ज़मीन पर ये सब भाग रहे हैं वो कच्ची है, इसीलिए वो शॉन को और हना को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है। और डायनासोर जब उस तक पहुंचने वाला होता है तब तक ज़मीन नीचे धंस जाती है और डायनासोर खाई में गिर जाता है। अब ये तीनों के तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पानी लगातार गर्म हो रहा होता है, लेकिन इन्हें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए किसी नाव की ज़रूरत है। तभी हना डायनासोर के सिर का कंकाल को नाव बनाकर ले आती है। ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनकी नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पानी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और ये बहुत गहरी खाई से नीचे गिरते हैं और चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं। ये देखते हैं कि नीचे धधकता हुआ लावा होता है। ट्रेवर कहता है कि हम लोग लेट हो गए हैं, गैसियर ख़त्म हो चुका है। दरअसल उल्टे पानी के गर्म बहते हुए झरने का ये मतलब था कि जब भी लावे में पानी पड़ता है तो लावा ऊपर की तरफ बहुत प्रेशर से गैस छोड़ता है और उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती कि वो बड़ी से भारी चीज़ों को बाहर निकाल सकता है, जिस तरह से लावा बाहर निकलता है। अब ट्रेवर इन्हें बताता है कि अब यहाँ पर पानी 2 से 3 घंटे के बाद आएगा, तब तक हम गर्मी से मर जाएंगे। तभी हना देखती है कि दीवार से पानी रिस रहा होता है। ये समझ जाते हैं कि दीवार के उस पार बहुत सारा पानी है। यहाँ पर दीवारों के दरारों के बीच में मैग्नीशियम भी होता है जिसे आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है। ट्रेवर उस मैग्नीशियम को ब्लास्ट करता है जिससे बहुत सारा पानी लावे में गिरता है। पानी के लावे में गिरने के बाद यहाँ पर बहुत ही प्रेशर वाली स्टीम बनती है और उनकी नाव बहुत तेज़ी से ऊपर उड़ना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद ये धरती से बाहर निकलते हैं। इनकी नाव बहुत तेज़ी से एक ढलान से होते हुए, जो कि किसान के खेत में होता है, उससे होते हुए नीचे की तरफ बढ़ रही होती है और अगले ही पल ये इस किसान के घर में जाकर टकरा जाते हैं। किसान अपनी फसलों के नुकसान से बहुत ही दुखी होता है, इसीलिए वो इन्हें इटालियन भाषा में कुछ बोल रहा होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि ये अब इटली पहुंच चुके हैं। इसके बाद शॉन अपने बैग से एक हीरा निकालता है और वो हीरा उस किसान को दे देता है। यहाँ पर उसके बैग में और भी बहुत सारे हीरे होते हैं, यानी कि अब ना सिर्फ इन्होंने एक नई दुनिया को डिस्कवर किया है, बल्कि अब ये बहुत ही अमीर भी हो चुके हैं। यहाँ पर हना और ट्रेवर एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और ट्रेवर अपने भाई की लैब, जो कि फंडिंग ना होने की वजह से बंद कर दी गई थी, उसे भी दोबारा शुरू करवा देता है। जब वो वापस अपने घर में आ जाता है तो दूसरी किताब देखता है जिसका नाम होता है लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। ट्रेवर सॉन्ग से पूछता है कि तुम क्रिसमस की छुट्टियों में क्या कर रहे हो। सॉन्ग कहता है कि कुछ भी नहीं। वो कहता है शायद हम यहाँ पर जा सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।